नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अगले 1 घंटे हम आपको खबरों की खबर में आज कई महत्वपूर्ण खबरों से दीदार कराएंगे। जो आपसे सीधी जुड़ी हुई है वो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। वो खबर जिन पर पूरे देश की नज़र टिकी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। खबरों की खबर में आज हम शुरुआत उस खबर से कर रहे हैं जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि आज खबरों की खबर में हम आपको कौन कौन सी चीज़ें बारी बारी से और लगातार दिखाने वाले हैं। ये देखिए, खबरों की खबर में जो पहली खबर है वो बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी हुई है और उनके सम्मान और अपमान को लेकर आज संसद में ज़बरदस्त घमासान हुआ और ज़बरदस्त एक दूसरे से साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष रस्साकसी करते हुए नजर आए। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कांग्रेस क्यों तिलमिला गई और कांग्रेस के आरोपों के जवाब में क्या बोले अमित शाह। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर होगी एक और महापुरुष वीर सावरकर से जुड़ी हुई, जिनका नाम आज महाराष्ट्र में एमबीए की गले के फांस बन गया है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिले और अब इस पर क्या करेगी कांग्रेस, ये देखना होगा। तीसरी बड़ी खबर है संभल से जुड़ी हुई, जहां पुराने मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एनडीटीवी के पास वो कौन सी एक्सक्लूसिव जानकारी है जो संभल की धार्मिक रंगत को बदल देगी। तो ये जरूर देखिएगा आप, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। चौथी खबर आपके सामने रखेंगे इंडिया के अद्भुत गेंदबाज आर अश्विन से जुड़ी हुई। एक ऐसा क्या हो गया कि अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आर अश्विन ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये खबरें हम आपके सामने बारी बारी से विस्तार से रखें और इसके हर पहलू को छुएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा के बीच आज एक पर्यटकों से भरी मोटर बोट उलट गई थी और हादसे का शिकार हुई थी। 13 लोगों की मौत हो गई है, ये खबर आ रही है। ये दुखद खबर है। हादसा एक स्पीड बोट की टक्कर मारने की वजह से हुआ था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। इसमें अब तक 99 लोगों को बचाया जा चुका है और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस पर बात करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी जुड़ेंगी और वो आपको विस्तार से बताएंगी कि आखिर इस हादसे की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर मोटर बोट से स्पीड बोट टकराई और उसके बाद कैसे हादसे को अंजाम दिया। सुजाता। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी घटना है ये शाम 4 बजे के करीब हुई, जब 3 बजे जो बड़ी बोट है, जो एक लकड़े की बोट थी जिसमें बताया जा रहा है कि 110 लोग सवार थे, वो गेटवे ऑफ इंडिया से निकलती है एलिफेंटा केव जाने के लिए। जैसे ही 55 मिनट बीतते हैं एलिफेंटा बोट पहुंचने ही वाली होती है, तभी एक स्पीड बोट जिसे नेवी की बताई जा रही है, वो क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी, वो तुरंत जाकर उस बोट को टक्कर मार देती है और स्पीड इतना ज़्यादा था कि वो मोटर बोट जो है वहां पर उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और उस बोट में जितने लोग मौजूद थे सभी पानी में गिर जाता है। जैसे ही उस स्पीड बोट ने इस मोटर बोट को टक्कर मारी, तुरंत लोगों को अपने लाइफ जैकेट पहनने के लिए उन पूरे बोट पर मौजूद क्रू ने बताया। लोगों ने अपने लाइफ जैकेट पहने, लेकिन तब तक बोट पर मौजूद जितनी महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, वो कहीं ना कहीं तब तक अपना जो बैलेंस है वो पूरे तरीके से खो चुके थे। जिसके ठीक बाद आसपास की जो बड़ी बोट मौजूद थी वो इन लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं, इन लोगों को अपने बोट पर लिया जाता है और इसी के साथ जो बचाव अभियान है वो शुरू कर दिया गया। तो जो लोग हैं उन्हें कई सारे सी के यानी समुद्र के एग्जिट से निकाला गया। भाऊचा, धक्का, जेएनपीटी और गेटवे ऑफ इंडिया, इन 3 एग्जिट से इन्हें निकाला जाता है। लोगों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन इस पूरे इलाज के दरमियान और 11 लोगों की मौत हो गई। तो जो आंकड़ा है वो बढ़कर 13 हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर विधानसभा में आज अपनी जानकारी भी साझा की और बताया कि 13 लोगों की इस मौत वाली घटना में एक उच्च स्तरीय जांच भी जो है वो सौंपा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा पोर्शन इस समुद्र का जहाँ पर लोग राइडिंग यानी बोट पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आखिर नेवी की बोट क्या कर रही थी। और जब उसने देखा कि एक इतनी बड़ी लोगों से भरी बोट वहाँ पर घूम रही है, तो क्यों नहीं है उसके बैलेंस को कम किया गया। नेवी ने फिलहाल अपने एक आधिकारिक स्टेटमेंट में ये कहा है कि इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो 13 लोगों की मौत हुई है उनमें से
10 पर्यटक थे और जो 3 लोग थे वो नेवी से जुड़े हुए थे, नेवी के लोग थे जो उस बोट पर वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो और ज़्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब तक 99 लोगों को रेस्क्यू कर उनका इलाज जारी है। लेकिन क्या ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और 13 इस आंकड़े को और ज़्यादा मृतक देखने पड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई सारे ऐसे पर्यटक थे जो पहली बार मुंबई आए थे और क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया एक हेरिटेज साइट है, यहाँ पर अक्सर लोग आकर इस बोट के राइड के जरिए चाहे वो एलिफेंटा केव जाना हो, अलीबाग जाना हो, मांडवी बीच जाना हो, ऐसे जगहों पर जाते हैं। कई सारे दूसरे देश से आए लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं। इस प्रकार की घटना लोगों की सेफ्टी को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं और ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाएगी और नेवी का कहना है कि इसमें जो है कोशिश की जाएगी कि जो लोग उस स्पीड बोट पर मौजूद थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर, जो भी अपडेट होगा सुजाता द्विवेदी के जरिए आप सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। और अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर की, जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। संविधान पर बहस हुई राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ संविधान की बहस के दौरान, तो उन्होंने जो कुछ कहा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उस पर कांग्रेस हमलावर हो गई। अमित शाह के बयान के 14 सेकंड के एक क्लिप को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आज जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने तो शाह के इस्तीफे तक की मांग कर दी। लेकिन इस्तीफे की मांग पर क्या कहा अमित शाह ने और कैसे कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब, इसको जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संविधान पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला तो 1.5 घंटे, लेकिन उसमें से इसी 14 सेकंड की क्लिप पर बवाल मच गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस बात पर बहस छिड़ गई कि किसने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान किया और कितना अपमान किया। कांग्रेस तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगी। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, उसकी विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है और हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अंबेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छुपाने के लिए बहुत कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। यदि आप एक एक उनके भाषण और एक एक उनके बताए हुए जो श्रेय ले रहे हैं, उसकी यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि काम किसी ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, कांग्रेस के कुकर्मों को, कांग्रेस के पाप को देश के सामने अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में लाया। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, ये कांग्रेस जीवन भर दलित को, पिछड़े को, बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है, न कि उन्हें सम्मान दिया। दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा,
there was no need to include the term secular, as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights. अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है, चर्चा हुई थी, संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। गृह मंत्री अमित शाह के 14 सेकंड के बयान पर हंगामा मचा है, लेकिन वो पूरा बयान किस संदर्भ में था उसको भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, है विचार। 13 दिसंबर को संविधान पर लोकसभा में बहस शुरू हुई। जब बात संविधान की होगी तो साफ है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की भी बात होगी, जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे और जिन्होंने संविधान की रचना की। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो आम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही थी। स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं। कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन गृह मंत्री शाह के बयान के 14 सेकंड के हिस्से को लेकर विपक्ष ने 7वां आसमान सिर पर उठा लिया। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये साबित करने में लगे हैं कि किसने डॉक्टर अंबेडकर को कितना सम्मान दिया। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गृह मंत्री शाह के बयान पर छिड़े घमासान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने अंबेडकर को 2 बार चुनावों में हराया। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। कांग्रेस ने संसद में अंबेडकर की तस्वीर को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत मिटाने की गंदी चाल चली। अब इस पर भी सियासी तलवारें खींची हुई हैं।
देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में बाबा साहब जी का नाम लिया, उसी से पता चल जाता है कि मन में असलियत में क्या है, बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है। कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और वर्तमान भाजपा के विभिन्न नेता चाहे जितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, जो सच्चाई हमने देखी कल, उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही और कांग्रेस की 3 पीढ़ियां, चाहे नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी, तीनों की सरकारों में भी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की। इस बीच डॉक्टर अंबेडकर के वैचारिक और राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट X पर जो लिखा, उसका लब्बो लुबाव यही है कि संविधान में दलितों को कानूनी अधिकार जिस दिन मिला, उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। इस पर कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों का दिखाया जा रहा प्रेम विशुद्ध छलावा है। संसद से सड़क तक अंबेडकर के नाम पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन तो शुरू हो गया, लेकिन अंबेडकर ने जिन संवैधानिक मूल्यों को पेश किया था, उसकी चिंता गायब दिखती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। देखा आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर किस तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों अहम है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। 1946 में जब ये साफ दिखने लगा था कि आज़ादी कभी भी मिल सकती है, तो सवाल उठा कि आज़ाद हिंदुस्तान कैसा होगा, उसका संविधान कैसा होगा, उस संविधान को बनाएगा कौन, उसकी ड्राफ्टिंग कौन करेगा। तब विदेशों से किसी संविधान के विशेषज्ञ को बुलाने की बात भी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुझाव दिया था कि संविधान बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर को सौंप दिया जाए। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के समर्थक और आयरलैंड के संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सिफारिश की थी। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने ये सिफारिश की थी। यहाँ तक कि वाइसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन ने भी डॉक्टर अंबेडकर को खत लिखकर कहा कि वे इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और तबके को एक समान न्याय दे सकते हैं। गांधी से वलेरा और लेडी माउंटबेटन तक को लगता था कि डॉक्टर अंबेडकर ही सभी नागरिकों के हितों की हिफाजत कर पाएंगे। अंबेडकर एक ऐसे वकील थे जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का पुरजोर समर्थन किया। अंबेडकर एक महान मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी उपेक्षित तबकों और सताए हुए लोगों के हक की आवाज़ हमेशा उठाई। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में 5 सदस्य ऊंची जाति के लोग थे और उनका नेतृत्व अंबेडकर कर रहे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो राजनीति और संविधान के ही विशेषज्ञ नहीं थे बल्कि अर्थशास्त्र के विद्वान भी थे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत का संविधान बनाने के लिए अंबेडकर कितनी शिद्दत से जुड़े थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपने काम में थोड़ी भी कमी नहीं छोड़ी। डॉक्टर अंबेडकर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, लेकिन अपनी सेहत से खेलते हुए भी हिंदुस्तान की संवैधानिक सेहत को वो मजबूती दे गए, जिसके दम पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र काम कर रहा है। इसके लिए 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने संविधान के हर पहलू के बारे में संविधान सभा के सदस्यों को समझाया।
तो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान और अपमान पर मचे घमासान के बाद आपको एक और महापुरुष पर शुरू हुई राजनीति की तरफ ले चलते हैं। वीर सावरकर। सवाल कांग्रेस अपने और प्रतिद्वंदियों दोनों से घिर गई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की है, जबकि कांग्रेस सावरकर को माफी वीर बताती रही है। बीजेपी अब पूछ रही है उद्धव की मांग पर कांग्रेस का क्या कहना है। सावरकर के सवाल पर कैसे अपने सहयोगियों से ही फंसी है कांग्रेस, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने विरोध Ambedkar, 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 Ambedkar. India is run by, should be superseded by this book. देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। राज्यसभा में संविधान पर चल रही चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जिन तमाम सवालों पर घेरा, उनमें स्वतंत्रता सेनानी सावरकर पर भी राहुल गांधी का रुख है। किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए माननीय। अमित शाह ने कहा कि आज की कांग्रेस सावरकर का अपमान कर रही है। मान्यवर, ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं। ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं। इसके पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान पर चली बहस में सावरकर को लेकर बीजेपी पर चोट की थी। उन्होंने कहा कि सावरकर को मनुस्मृति पसंद थी, भारतीय संविधान नहीं। बीजेपी अगर संविधान की तारीफ करती है तो वो सावरकर का अपमान करती है। This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. लेकिन राहुल गांधी जितनी सुविधा के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्या उतनी आसानी से वो महाराष्ट्र के अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे को घेर पाएंगे? बुधवार को ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके कक्ष में मुलाकात की। उनके साथ आदित्य ठाकरे और अन्य कई नेता थे। उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी की। इसके पहले आदित्य ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सावरकर के नाम का इस्तेमाल बंद करें। वैसे सावरकर के सवाल पर पहले भी महाराष्ट्र की पार्टियां कांग्रेस के रुख के खिलाफ रही हैं। उन्हें अंदाजा है कि मराठा स्मृति में सावरकर की कितनी बड़ी जगह है। लेकिन सवाल है, कांग्रेस उद्धव के रुख पर अब क्या कहेगी? वैसे राहुल सियासत के अलावा अदालत में भी इस सवाल पर घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र में ही सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल पर कई मुकदमे हुए हैं। सावरकर के अपमान के आरोप में महीने भर पहले उन्हें पुणे की कोर्ट ने समन किया था। अब लखनऊ की एक कोर्ट में उन्हें 10 जनवरी को पेश होकर जवाब देना है। राहुल की मुश्किलें और भी हैं। सावरकर के सवाल पर उन्हें कांग्रेस के अतीत का भी जवाब देना है। शिवसेना याद दिला रही है कि राजीव गांधी ने भी सावरकर को वीर माना था। यही नहीं,
इंदिरा गांधी ने भी 1980 में एक चिट्ठी में सावरकर को भारत माता का वीर सपूत बताया था। जो हमेशा वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, उनको मैंने सिर्फ याद दिलाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी के बारे में क्या कहा था। तो उनको इतना तिरमिला उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने जो कहा कि मैंने बचपन में मेरे दादी से पूछा, मुझे लगता है 10 साल में बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान हो गया था। ये हमेशा जो है वीर सावरकर जी के बारे में उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस के माध्यम से, राहुल गांधी जी के माध्यम से करते आए हैं। मुझे इनके साथ यूबीटी को पूछना है कि राहुल गांधी हमेशा वीर सावरकर जी के बारे में जो कहते हैं अनाप शनाप, वो आपको मान्य है क्या? India is run by should be superseded. Constitution of इस विवाद में सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर भी कूद पड़े हैं। रविवार को उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है कि एक इटालियन फैसिस्ट पॉलिसी जो मुसोलिनी के इसमें थी कि झूठ को सच कहो, सच को झूठ कहो, लोगों को गुमराह करो, तो वो आज ये अमल में लाना चाहते हैं। जो पाप गांधी या नेहरू ने किए वो आज वो सावरकर जी पे बढ़ रहे हैं। वस्तुतः सावरकर जी घटना विरोधी नहीं थे, गांधी जी थे। मैं भी एक कागज थोड़ा पढ़ता हूँ। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सावरकर को लेकर चल रहा विवाद भारतीय राजनीति की एक बड़ी दुविधा की ओर भी इशारा करता है। इतिहास के तथ्य दोनों बातों की पुष्टि करते हैं। ये सच है कि सावरकर को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा सुनाई थी। उन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो पहले बुद्धिजीवी थे जिन्होंने 1857 को भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम का नाम दिया था। सावरकर ने पितृभूमि और पुण्य भूमि की अवधारणा दी और हिंदुत्व को आधार बनाया। लेकिन अगर विनायक दामोदर सावरकर का एक सच ये है तो इतिहास की गली से कई आरोप भी उन पर लगाए जाते हैं। कांग्रेस बार बार याद दिलाती है कि सावरकर ने कई बार माफी की मांग की। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन भी मिलती रही। बाद के दौर में आजादी की लड़ाई में सावरकर की भूमिका नहीं दिखती है। सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या के सिलसिले में भी आता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतिहास से 2 छोरों पर मिलने वाले ये 2 सावरकर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस सावरकर पर अपने रुख की वजह से फिलहाल ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। बेशक इस सवाल पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बिल्कुल उल्टी लाइन लेने के बावजूद उससे अलग नहीं होंगे। लेकिन राष्ट्रवाद की मौजूदा हवा में एक राष्ट्रवादी नेता के साथ उसका ये निष्ठुर सलूक क्या आम लोगों के बीच उसकी लगातार घटती लोकप्रियता को कुछ और कम नहीं करेगा? तो कहीं प्रतीकों की लड़ाई है तो कहीं सत्ता की मलाई पर लड़ाई मची हुई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का विस्तार हो चुका है। अलग अलग दलों को मंत्री पद भी बांटे जा चुके हैं। विभागों का बंटवारा होना बाकी है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा नजर एक संभावित बागी पर है। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल से बाहर खड़े छगन भुजबल ने इशारा किया है कि वो अपना राजनीतिक सफर कुछ बदल सकते हैं। तो सवाल ये कि वो कहां जाएंगे, देखिए रिपोर्ट। जहां नहीं चाइना वहां नहीं। नासिक में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने ये छोटी सी बात कहकर बड़ा इशारा कर दिया। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि वो अपने नेता अजित पवार से मायूस हैं। उन्होंने 2 बातें कही। उनकी पार्टी में सारे फैसले अजित पवार करते हैं। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि भुजबल उनके मंत्रिमंडल में रहें। इशारा साफ है कि भुजबल मंत्री ना बनाए जाने के लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि नाम वो मनोज जरांगे का ले रहे हैं। जरांगे के खिलाफ लड़ने का इनाम मुझे मिला है। ऐसे कितनी बार मंत्री पद मुझे मिला और गया भी, लेकिन छगन भुजबल कभी खत्म नहीं हुआ। छगन भुजबल का संपलन है ना। हालांकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में और भी बड़े नेता शामिल होने से रह गए हैं। एनसीपी के ही दिलीप वालसे पाटिल को जगह नहीं मिली है। बीजेपी के सुधीर मुंगटीवार और विजय कुमार गावित बाहर रह गए हैं। लेकिन पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया छगन भुजबल और उनके समर्थकों की ओर से आई है। नासिक और पुणे में उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं।
इसी दम पर उन्होंने मराठा आरक्षण मांग कर रहे मनोज जरांगे का विरोध किया था और अपनी सरकार को उनके सामने सरेंडर करने से मना किया था। अब उनकी बगावत के अंदेशे के बाद एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से इशारा मिल रहा है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन छगन भुजबल को इस पर भी ऐतराज है। उनका कहना है कि इस साल के शुरू में मैं राज्यसभा के लिए इच्छुक था, लेकिन तब मुझे कहा गया कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब 8 दिन पहले फिर मुझे राज्यसभा का प्रस्ताव मिला, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि ये अपने मतदाताओं के साथ धोखा होगा। कुछ भी अभी लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा, मेरा जो भूमिका लेनी है लेंगे। ये सब नेताओं का कहना है कि ओबीसी पर ये अन्याय है। मुझे ये तो नहीं बोलना, जो है लोग बोल रहे हैं वो ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाना है तो इसका मतलब विधानसभा का जो है विधेयक के नाते जो मैं काम कर रहा विधायक, उसका जो इस्तीफा देना। अब ऐसा इस्तीफा देना मतलब जो है मेरे जो वोटर्स है, मेरी जो मुझे प्यार करने वाले जो लासलगांव और येवला के सारे लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। मुश्किल यह है कि छगन भुजबल को अब चैन कहां मिलेगा। एनसीपी शरद पवार गुट या शिवसेना उद्धव गुट में जाने से भी उन्हें तत्काल कुछ नहीं मिलने वाला। फडणवीस तत्काल उन्हें शामिल करके अपनी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में एक दुविधा भरी लड़ाई उनके सामने है। उन्होंने शिवसेना से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, फिर कांग्रेस में आए और उसके बाद एनसीपी का हिस्सा हो गए। वो तमाम सरकारों में मंत्री रहे, उन पर कई आरोप भी लगते रहे हैं और कुछ बरस पहले ईडी ने भी उनकी संपत्ति अटैच की थी। वो इन सब से निकलते रहे, लेकिन अब 77 साल की उम्र में वो ऐसे चौराहे पर हैं जहां से राजनीति की कोई नई राह उनके सामने नहीं दिख रही है। अगर राह बदलनी है तो किसी पुराने रास्ते पर लौटने का ही विकल्प उनके सामने है। तो महाराष्ट्र से अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और चलते हैं संभल, जहां मुस्लिम इलाकों में मंदिर और मूर्तियों के मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे। जिन लोगों ने उन मंदिरों को 5 दशक पहले देखा था, वो अब सामने आकर बताने लगे कि कैसे मंदिरों में ताला जड़ा गया था। वहां 3 दिन के भीतर 2 मंदिर मिले जो बंद हो गए थे। एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि योगी सरकार संभल के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। क्या होगा उस मास्टर प्लान में खास और कैसे उससे बदलेगा संभल का धार्मिक स्वरूप, उसको समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौदह दिसंबर 2024 संभल के मुस्लिम बहुल खग्गू सराय इलाके में 1978 से बंद पुराना मंदिर मिला। 16 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संभल में 1947 के बाद से 209 हिंदुओं की हत्या दंगों में हुई, यानी संभल में मामला हिंदू मुस्लिम दंगों का रहा है। 17 दिसंबर 2024 संभल में ही एक और बंद मंदिर ढूंढा गया। 18 दिसंबर 2024 अब संभल को लेकर योगी सरकार एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास है। एनडीटीवी को इस प्लान के बारे में विशेष जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक इस मास्टर प्लान में संभल को एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। ऐसा उस मान्यता को पूरा करने के लिए हो रहा है कि संबलगढ़ में ही भगवान कल्की का अवतार होगा। इस प्लान में जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। कुओं से याद आया कि इस वक्त संभल में मस्जिद के पास मंदिर और टूटी फूटी मूर्तियों से लेकर दूसरी जानकारियां सामने आ रही हैं, जो वहां पुरातन मंदिरों के होने के सबूत पेश करती हैं। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया?
क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गैजेटियर के हिसाब से संभल में 19 कुएं थे। संभल में तालाब या सरोवर को ही तीर्थ मानने की परंपरा रही है। गैजेटियर के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे, जिनकी पहचान कर इनका जीर्णोद्धार करने की योजना है। इस मंदिर का जो नाम बताया जा रहा है, जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था। मास्टर प्लान में जिस बदलाव और संभल में धार्मिक निर्माण की बात की जा रही है, उसमें कुओं का सवाल सबसे अहम है। उन कुओं के ऊपर छाई वक्त की धूल 48 साल बाद अब छटने लगी है। खग्गू सराय में 46 साल पहले हुए दंगों के बाद बहुत सारे लोग मंदिर के इलाके को छोड़कर कहीं और बस गए थे। अब मंदिर खुला है तो लोग अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं और उस कुएं को भी याद कर रहे हैं जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। दादा लाइन मोहल्ला था हमारा। अच्छा, सब पुराने रहने वाले थे यहाँ पे। हमारा कब से चले गए थे यहाँ से? यहाँ पे 78 के बल्ब के बाद से सब जाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे 78 का बहुत तगड़ा बल्बा हुआ। क्या हुआ था 78 के बल्बे में? एक मुरारी लाल जी का फड़ था, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जला दिया गया था। देहात के लोग वहाँ पे रुकते थे उस फड़ में, उन्हें वहाँ पे मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई थी। लास्ट 25-30 लोग जल गए थे। और क्या हुआ था? और दुकानें थी बहुत हिंदुओं की, बहुत जला दी गई थी। यहाँ से पलायन क्यों करा गया? ये दंगों की वजह से पलायन होता रहा। और मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंदिर तो अब खुला है ये कितने सालों बाद। हाँ, प्रशासन की निगाह में आया, योगी जी ने खुलवा दिया इसे। अब उनकी निगाह में आया। कुआं बहुत बड़ा था, कुएं पे अतिक्रमण कर लिया गया था, प्रशासन ने उसे खुलवाया। हमारे मकान के आगे कुआं था और एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, पीपल का पेड़ जो है कटवा दिया गया। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे शुरू हुए थे। उस दंगे ने शहर का चरित्र बदल दिया था। जिनका घर मंदिर के पास था, उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब उस मंदिर के भाग्य फिर से जागे हैं और उस कुएं के भी भाग्य जागे हैं, जिनमें तब मूर्तियों को तोड़कर डाल दिया गया था। वो मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। 46 साल पहले जो मुस्लिम समाज ने हमारे हिंदू समुदाय के साथ जो आतंक किया, दुराचार किया और उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रस्तोगी परिवार था। मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां बाहर भी लगी हुई थी, सबको तोड़ दिया गया है और मंदिर की जमीन पर मकान बना लिया। एक तरफ मास्टर प्लान में संभल के मंदिरों के पुनरुद्धार का रास्ता खुल रहा है, तो वहीं दंगों की पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं। इस बीच खग्गू सराय इलाके में एक और कुआं मिला है। प्रशासन उस पर बने छत को तोड़कर देख रहा है कि कहीं किसी मूर्ति का अवशेष इसके अंदर तो नहीं है। पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो प्रशासन अब सक्रिय और इसलिए पुराने मंदिर, कुएं, तालाब मिल रहे हैं। संभल में एक तरफ पुराने मंदिर मिल रहे हैं तो सालों से बंद दूसरी तरफ कुओं में से मूर्तियां भी निकलने लगी। संभल में लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले में अब सांसद जियाउर रहमान वर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वैसे वर्क का खौफ कितना है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनके घर बिजली का मीटर लगाने के लिए अधिकारियों को पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बन रहे महल नुमा मकान के मालिक हैं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। सांसद महोदय का खौफ इतना बड़ा है
कि बिजली का एक अदद मीटर लगाने के लिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। इस पुलिस फोर्स की अगुवाई खुद एएसपी श्रीश चंद्र कर रहे थे। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और इससे भी किसी प्रकार की अशांति न हो और इसलिए संभल पिछले कुछ दिनों से नए मंदिरों के मामले खुलने और शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच जब बिजली विभाग ने जांच की तो पता चला कि सांसद बर्क के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बिजली चोरी धड़ल्ले से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से संभल में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक 1200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। बिजली चोरी के मामले की जांच में 176 लोग दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि मस्जिद से बिजली चोरी का काम चल रहा था। मस्जिद को एक तरह से मिनी बिजली घर बना दिया गया था। मस्जिद की छत से तारों का गुच्छा बरामद किया गया। संभल में पुलिस और प्रशासन बिजली विभाग की टीमों के साथ मिलकर लगातार बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का अभियान चला रहा है। लेकिन मामला सांसद महोदय का होने के कारण बिजली वालों को भी डर लग रहा था, इसीलिए पुलिस फोर्स लगाई गई। ये पुराने वाले मीटर्स हैं, कुछ चेंज करने के लिए है। तो क्या सबके यहाँ चेंज हो रहा है कि बस इन्हीं क्या? क्या ऐसी सूचना मिली थी क्या कि कोई गलत तरीके से बिजली की चोरी हो रही है या फिर कोई ऐसी सारे मीटर्स चेंज कर रहे हैं? तो क्या ये जो पुलिस है ये आपकी सुरक्षा के लिए आई? क्या आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे? पहले दिक्कत एक मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस फोर्स क्या मानते हैं सबको लेकर? एक मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस फोर्स क्या मानते हैं सबको लेकर? क्या सुरक्षित महसूस कर रहे थे? बिजली चोरी का ये काम कितने धड़ल्ले से चल रहा था, उसको आप बिजली के बिल से समझ सकते हैं कि रात भर इनके घरों में रोशनी रहती है, लेकिन बिजली खर्च 0 यूनिट आता है। इस मामले में प्रशासन ने जांच की तो दीपा सराय की निहारियों वाली मस्जिद में बिजली चोरी का मामला पाया। इस मामले में 4,28,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं नखासा की गंज वाली मस्जिद में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया है। उसके बाद 8,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दीपा सराय में मोहम्मदी वाली मस्जिद में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया। इसमें 4,07,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। संभल के ही खग्गू सराय मदरसे में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। इस मामले में 9,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह नखासा मस्जिद में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती की। इस मामले में 12,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अब संभल में बिजली चोरी में मस्जिद और आसपास के लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगने लगा है। पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास? अभी छोटा सा ब्रेक के पार दिखाएंगे।